ये कहानी है एक ऐसे जेल ब्रेक की जहां से भाग पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, मगर 3 कैदियों ने इस इम्पॉसिबल को भी आखिरकार पॉसिबल बना ही डाला। जेल की अथॉरिटीज को इस बात पे बहुत यकीन था कि ये जेल जो कि एक आइलैंड पर बना हुआ है एकदम अनब्रेकेबल है। यहाँ पर आने का तो रास्ता है मगर जाने का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि ये जेल सैन फ्रांसिस्को में पैसिफिक ओशियन में बना हुआ है और चारों तरफ जहाँ तक भी नजर जाती है सिर्फ पानी ही पानी। ऊपर से जेल में पुलिस का सख्त पहरा और 15 फीट की ऊंची दीवार जो कि इस जेल को अनब्रेकेबल बना। ये जेल 22 एकड़ का है। ये जेल 22 एकड़ के अल्कट्राज आइलैंड पे बना हुआ है, जिसको इसके आर्किटेक्चर के वजह से द रॉक के नाम से भी जाना जाता है। पैसिफिक ओशियन में मौजूद यह छोटा सा आइलैंड है तो सिर्फ 22 एकड़ का, लेकिन यहाँ दुनिया के खतरनाक मुजरिमों को रखा जाता है। इस जेल को इनएस्केपेबल भी माना जाता है, लेकिन 12 जुलाई को जेल के प्रशासन का ये सारा भ्रम तब टूट गया जब 3 कैदी यहाँ धोखा देकर फरार होने में कामयाब हो गए, जिसकी भनक तक भी जेल के प्रशासन को 10 घंटे तक नहीं लग पाई। जी हाँ, आप एक बिल्कुल सही सुन रहे हैं। इस कहानी में 4 लोग हैं, जिनमें जॉन विलियम्स आपस में भाई हैं जो कि बैंक रॉबरी केस में यहाँ रखे गए थे। उसके बाद फ्रैंक मॉरिस है जो कि 13 साल से इसी जेल की शक्ल देखता आ रहा है और कई बार अलग अलग छोटे बड़े जुर्म में अंदर बाहर होता ही रहा है। आखिर में एलन वेस्ट है जो पहले भी कई बार दूसरी जेलों से भागने की कोशिश कर चुका है। इसकी वजह से इसको मैक्सिमम सिक्योरिटी के लिए यहाँ रखा गया था। जैसा कि हमने बताया कि ये कई बार इस जेल में अंदर बाहर हो चुका है, इसीलिए किसी भी अन्य कैदी के मुकाबले इसको इस जेल के बारे में ज्यादा मालूम है। इसने अपने साथियों को बताया था कि जेल के ब्लॉक बी में उसने एक लूप होल देख रखा है जहां से उनका भागना शायद किसी हद तक पॉसिबल हो सकता। चूंकि ये चारों अलग अलग ब्लॉक्स में बंद थे, इसीलिए ये चारों सिर्फ लंच ब्रेक में मिलते थे, लेकिन बहुत टाइम से ये चारों कोशिश में लगे रहे कि किसी तरह इन चारों को ब्लॉक बी में शिफ्ट कर दिया जाए। धीरे धीरे 2 साल का वक्त गुजर गया और आखिरकार वो समय आ ही गया जिसका इन चारों को बड़ी बेसब्री से इंतजार था। खुशकिस्मती से इन चारों को जेलर ने ब्लॉक बी में शिफ्ट कर दिया और वो भी एक दूसरे के बराबर वाले सेल्स में। अब इनका पहला टारगेट तो पूरा हो चुका था। ये चारों अब एक साथ शिफ्ट हो चुके थे, वो भी ब्लॉक बी में और वो भी आसपास के सेल्स। अगले 2 सालों तक यह अपने अपने सेल्स के अंदर ही क्या बातें करते रहे और क्या खिचड़ी पकाते रहे, इस बात की किसी को भी कानो कान खबर नहीं हो पाई। आखिरकार वो दिन आया, 12 जून 1962। रोजमर्रा के दिनचर्या के मुताबिक सुबह के 7 बजे स्टाफ कैदियों को उठाने के लिए बाहर गए। जब असेंबली में कैदियों की काउंटिंग की गई तो इनमें 3 कैदी मिसिंग थे। जब स्टाफ ने सेल्स को दोबारा से चेक किया तो ब्लॉक बी में एंगलिन ब्रदर्स समेत फ्रैंक मॉरिस को अपने ही बेड पर सोया हुआ पाया। उन्होंने ये देखकर बहुत अचंभा महसूस किया, क्योंकि अमूमन ये टाइम उठ जाने का होता है और ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था, और उन्होंने सेल के अंदर जाकर उनको उठाने की कोशिश की। इसी दौरान जेल स्टाफ देखते हैं कि तीनों सेल्स के बेड पर सिर्फ डमी हेड्स रखे हुए थे। वो तीनों भाग चुके थे और उन्होंने 100 प्लास्टर और कंक्रीट से बना डमी हेड्स रख दिया था। इनमें से एक हाथ लगने की वजह से जमीन पर गिरकर टूट भी गया था। ये मंजर देखकर पूरे जेल स्टाफ के होश गुम हो चुके थे। उन्होंने ये सोचकर कि आइलैंड से बाहर तो जा नहीं सकते, जेल सिक्योरिटी ने छानबीन शुरू कर
कर दी, लेकिन कहीं भी उनका नामो निशान नहीं मिल सका। सबको एक ही चीज लगे जा रही थी कि इतनी हाई सिक्योरिटी के बाद भी एक नहीं बल्कि तीन कैदी भागे तो आखिरकार कैसे भाग निकले। इसमें गौर फरमाने वाली बात यह है कि भागने वालों में एलन वेस्ट नहीं था, जिसका असल में ये सारा प्लान था। इन्वेस्टिगेशन टीम बुलाई गई और FBI को भी रिपोर्ट किया गया। ये देखा गया कि तीनों अपने सेल्स की दीवार में लगे छोटे वेंट को तोड़कर बाहर निकले हैं। हैरानगी तो तब हो गई जब दीवार की दूसरी साइड पर 3 नहीं बल्कि 4 वेंट्स टूटे हुए मिले। ये चौथा वेंट एलन वेस्ट का था, जो कि किसी वजह से अपने सेल से बाहर निकलने में नाकामयाब रह गया था। एलन वेस्ट को अब अच्छी तरह से मालूम पड़ चुका था कि कुछ ही टाइम में FBI उससे पूछताछ करने बस आने ही वाली है। उसके बचने का कोई चांस नहीं है, लिहाजा उसने इसी बात में अपनी भलाई मानी कि इन्वेस्टिगेटर्स को सारा प्लान बता देना चाहिए, क्योंकि अब इस टाइम पे झूठ बोलने का कोई मतलब भी नहीं बनता था। एलन वेस्ट ने बताया कि सारा प्लान असल में उसी का था। उन्होंने ये डमी हेड्स बनाए थे और इनमें लगे बाल उन्होंने जेल के अंदर हेयर कट के दौरान ही चुराए थे। चारों सेल्स की बैक वॉल पे एक छोटा सा वेंट था जिसकी साइज 5 बाय 9.5 इंचेस थी। एलन को इन सारे लूप होल्स मालूम था, क्योंकि वह जेल की मेंटेनेंस टीम में भी काम कर चुका था। उसको मालूम था कि इसकी दीवारें सिर्फ 6 इंच ही मोटी हैं और वेंट के छेद को आसानी से बड़ा किया जा सकता है। 6 महीनों से चारों प्रिजनर्स मौका ढूंढ रहे थे और इस वेंट के आसपास धीरे धीरे किसी न किसी चीज से, चम्मच, छुरे, वो ये सुराग धीरे धीरे बड़ा करते ही जा रहे थे, जबकि आखिर में इन्होंने जेल के वैक्यूम क्लीनर की मोटर से एक ड्रिल मशीन तक बना डाली जो कि खुदाई में काम आई। खुदाई के दौरान उसकी आवाज को भी दबाने के लिए, इन सबको सीक्रेट रखने के लिए इसके आगे अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट या फिर कोई अन्य सामान रख देते थे। ये सारा काम खास तौर पर म्यूजिकल आवर के दौरान किया जाता था, जब जेल ब्लॉक में काफी शोर शराबा हुआ करता था। इस वेंट का रास्ता एक कॉरिडोर में निकलता था जहां कोई सिक्योरिटी नहीं थी। यहाँ से एक ड्रेन पाइप सीधा ब्लॉक की छत पर जाता है। वहाँ अक्सर मेंटेनेंस के लिए काम चलता रहता है, अल्काट्राज में कैदियों को बिजी रखने के लिए अक्सर मेंटेनेंस का काम करवाया जाता था। ये चारों भी मेंटेनेंस करने छत पर जाया करते थे और इस बहाने से अपने भागने के लिए हर छोटी से छोटी चीज का जायजा भी ले लिया करते थे। छत से वह एक और पाइप को यूज करके नीचे उतरे और फिर आइलैंड की 15 फीट की दीवार डालकर भाग निकले। उन्होंने अपनी सारी तैयारी पूरी कर रखी थी। रबड़ के रेनकोट्स को जोड़कर अपने लिए एक इन्फ्लेटेबल राफ्ट भी पहले से ही बना रखी थी। ये रेनकोट्स जेल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ही दिए जाते थे। वो इन रेनकोट्स को किसी न किसी बहाने से इकट्ठे करते जा रहे थे। इसके अलावा रेनकोट से ही उन्होंने अपने लिए लाइफ जैकेट की तरह ही एक चीज भी बनाई थी जो कि राफ्ट के काम ना करने पर उनको पानी में डूबने से बचाती। पर FBI के लिए असल सवाल अभी तक यही था कि भागने वाले प्रिजनर्स अब आखिरकार कहाँ हैं। उनके चौथे साथी एलन वेस्ट ने बताया कि प्लान के हिसाब से इनको सबसे पहले अल्काट्राज के नॉर्थ में एंजल आइलैंड से गुजरकर मेनलैंड में उतरना था, जहां सिक्योरिटी ना होने के बराबर होती है। वहां से इनको एक गाड़ी और कुछ कपड़े भी चुराने थे। अल्काट्राज के आसपास पर छानबीन की गई, लेकिन कहीं से भी चोरी या रॉबरी की कोई रिपोर्ट नहीं मिली। इतनी टाइट और इम्पॉसिबल सी सिक्योरिटी को चकमा देकर भागने वाले को समुंदर निगल गया था या फिर इसकी कहानी
कहानी भी FBI को चकमा देने के लिए ही बनाई गई थी। उन तीनों का कहीं कोई नामो निशान अब तक नहीं मिल रहा था। ब्लॉक बी की छत पर मौजूद जहां ये सारी चीजें बनाई गई थी और वह नीचे उतरे थे, उस पर पैरों के निशान देखकर ये तो वेरीफाई हो गया था कि कहानी झूठी नहीं है। एलन वेस्ट एकदम सच बोल रहा है। अब FBI के साथ साथ बाकी की US मार्शल्स और कोस्ट गार्ड की टीम्स भी इसमें शामिल हो चुकी थी, लेकिन ना ही उन्हें वो 3 कैदी मिले और ना कोई लाइफ जैकेट या कोई राफ्ट बोट। अब ये एक पुलिस केस से हटकर एक मिस्ट्री केस बनता जा रहा था। अगले 4 दिनों में मरीन स्टाफ को तैरता हुआ लकड़ी से बना एक पैडल मिला, जो कि माना जाता है कि राफ्ट का ही पार्ट है। उसके बाद रेनकोट से बने 2 बैग्स भी मिले, जिसमें प्रिजनर्स का पर्सनल सामान जैसे कि फैमिली फोटो और लेटर मौजूद थे। इससे ये अंदाजा लगाया गया कि तीनों किनारे तक जिंदा नहीं पहुंचे, क्योंकि ये सामान बहुत ही पर्सनल सामान है जिसे कोई भी आसानी से नहीं छोड़ता। इसके अलावा कोई भी डेड बॉडी 2 दिनों के बाद पानी के सरफेस पर फ्लोट करने लगती है, लेकिन अगले कई महीनों तक इस टीम को ना तो कोई डेड बॉडी मिली और ना कोई बॉडी का पार्ट। इसके अलावा एक थ्योरी ये भी है कि तीनों प्रिजनर्स राफ्ट से नहीं तो स्विम करके किनारे तक पहुंच गए हैं। 1962 के एस्केप के बाद FBI ने इन कैदियों के फैमिलीज पे कड़ी नजर रखी हुई थी। उनके भतीजे ने बताया कि उनके बड़े भाई ने मौत के वक्त अपनी बहनों को बताया कि उनके भाई सही सलामत मौजूद हैं और वो उनके साथ कांटेक्ट में भी है। कई फैमिली मेंबर्स ने भी यह बताया कि फैमिली में छोटे बड़े दिन पर 2 औरतें अजीब से मेकअप में देखी गई हैं और शायद वो जॉन और क्लेरेंस ही भेष बदल कर आ रहे हैं, लेकिन इसके बाद वह दोनों कभी नजर नहीं आए। और इसके अलावा इसके बाद ब्राजील में दोनों भाइयों को एक क्लब में देखा और उनकी फोटो भी खींच ली गई। उनकी फैमिली का भी यही मानना है कि वो एंगलिन ब्रदर्स ही हैं, लेकिन FBI का मानना है कि इस फोटो में दिख रहे दोनों शख्स की एज इनकी एज से मैच नहीं होती। ये आखिरी बार था जब जिंदा होने की कोई खबर मिली थी। इसके बाद आज तक कोई अता पता नहीं चल सका है। इस ऐतिहासिक जेल एस्केप के अगले ही साल इस अल्काट्राज को भी बंद कर दिया गया। हिम्मत हारकर FBI ने भी इस केस से हाथ उठा लिया, लेकिन US मार्शल्स के लिए अभी भी ये केस खुला हुआ है और ये तब तक खुला रहेगा जब तक प्रिजनर्स पकड़े नहीं जाते या फिर उनकी डेड बॉडी नहीं मिलती या फिर उनकी एज 99 ईयर्स नहीं हो जाती। अल्काट्राज को आज एक नेशनल पार्क बना दिया गया है और एक टूरिस्ट स्पॉट भी है, जहां लोग आकर आज भी इस घटना को जीते हैं। मिलते हैं Cloud 5 TV के अगले वीडियो में। शुक्रिया।